हेलो बेटा, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे एनसीईआरटी का लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। फोर्स की डेफिनेशन देखी थी, उसकी यूनिट्स डायमेंशंस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फोर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है नेचर में कौन कौन से बेसिक फोर्सेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक थोड़ा सा आइडियाज़ लिया था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में जाना था। इसके साथ ही जो है हम लोगों ने जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा था। ये न्यूटन्स का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और क्या कहता है, क्या इंडिकेट करता है। और उसमें हम लोगों ने एक डिस्कस किया था जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, दैट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब ये है कि क्या है कि तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इनर्शिया, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया क्या चीज़ होती है, क्या बला है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये क्या है, इनहेरेंट इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल बॉडी की, जो क्या करता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। यानी कि वो अपनी चेंज को रेजिस्ट करना पसंद करती है, यानी कि रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यानी कि उसका अलग अलग जो अपोजिशन होता है अलग अलग सिचुएशन के लिए, तो उसी पे बेस जो है इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 सब पार्ट्स में, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और हमने बताया था कि इनर्शिया के साथ साथ हमने मास की भी डिस्कस किया था कि मास क्या होता है। तो मास क्या होता है, टोटल मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल मटेरियल होता है उसको हम मास कहते हैं। और इनर्शिया और मास में बेसिकली रिलेशन, यानी कि मास की जो एसआई यूनिट होती थी वो क्या होती थी, किलोग्राम होती थी, ठीक है। तो इनर्शिया और मास में जो बेसिक रिलेशन होता था, ठीक है, यानी कि बेसिक क्या रिलेशन है, बेसिकली क्या है कि इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है इसकी अगर यूनिट आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द इनर्शिया, तो इनर्शिया हैज़ नो यूनिट। आपका सीधे आंसर क्या होगा, इनर्शिया हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ फिनोमिना। और फिनोमिना क्या है, कोई इसकी कोई मेजरेबल क्वांटिटी तो है नहीं, हम इसको एग्जैक्टली कोई मेजर तो नहीं कर सकते। हमने कहा इंटेलिजेंट की यूनिट क्या है, कोई इंटेलिजेंट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, मतलब जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई इट हैज़ नो यूनिट, यानी कि इस वजह से इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन किसी भी बॉडी की इनर्शिया कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। किसी भी बॉडी की इनर्शिया ज़्यादा है या कम है, ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि उस बॉडी का मास कैसा है। तो किसी भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी का इनर्शिया जो होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या है, किसी बॉडी का मास कम है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी कम होगा। इस तरह से हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा एग्जैक्टली हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। ऐसा कोई हमारे पास मेजरिंग डिवाइस नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम इनर्शिया को डायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं कि भाई इतनी यूनिट होती है, चाहे ऐसा है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। बट चूँकि ये डिपेंड करेगा क्या है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है मान लीजिए 10 kg का है, एक बॉडी 10 kg मास का है और दूसरी बॉडी जो है 50 kg का है, तो किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, यानी कि 50 kg वाले का ज़्यादा होगा। सिंपली जैसे कि मान लीजिए आपका एक कार है और एक ट्रक है, तो एक कार और एक ट्रक में अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आपका कार क्या है, छोटा, यानी कि उसका मास कम है, और ट्रक का मास ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रक की इनर्शिया ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया।
इसके बेसिक 3 टाइप्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप की इनर्शिया कोई भी बॉडी पॉसेस कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के पास जो इनर्शिया हो सकता है बेसिकली 3 तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे क्या हो कि बॉडी जो है अपने रेस्ट के पोजीशन को चेंज होने को रेजिस्ट करे यानी कि अपोज करे, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बस में बैठे हो, ठीक है, और बस में आप बैठे हो, बस भी रेस्ट में है, आपकी बॉडी भी रेस्ट में है। अचानक से बस स्टार्ट होकर के चलना शुरू कर दी, अचानक से बस चलना शुरू कर, तो आप क्या फील करते हो कि जैसे ही बस अचानक से चलना शुरू कर देती है तो उस केस में आप बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हुए मतलब गिरते हो, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको फील हो रहा है हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं। अगर आपने पीछे की साइड में सीट में टेक नहीं लगा रखा है, सपोर्ट नहीं लिया है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी और बस दोनों रेस्ट में है, ठीक है, और आपका जो लोअर पार्ट है यानी कि आपका पैर है वो आपके बस के बिल्कुल कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन जो अपर पार्ट है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, आपने कोई सपोर्ट नहीं ले रखा है, बस का कोई भी पार्ट इससे कांटेक्ट में नहीं है। तो जैसे ही बस मोशन में आई तो बस मोशन में आने की वजह से लोअर पार्ट तो उसके कांटेक्ट में था, तो वो तो तुरंत मोशन में आ गया, तो तुरंत मोशन में आ गया। चूँकि इस पर कोई फोर्स तो लगा नहीं डायरेक्टली अभी, तो ये मोशन में अभी नहीं आया, वो अपनी पोजीशन पर ही था। तो जब वो अपनी पोजीशन पर था यानी कि नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ गया, ऊपर वाला पोर्शन अपनी पोजीशन पे था, तो उसके रेस्पेक्ट में वो पीछे की तरफ गिरता हुआ फील होगा, नहीं होगा? जैसे आप सीधे सिंपल सा फंडा समझिए कि आप चुपचाप खड़े हों, सीधे कोई आए और आपका पैर पकड़ के आगे से खींच दे, तो क्या होगा? क्या फोर्स उसने लगाया किस पे? पैर पर, ठीक है, तो पैर तो आगे मूव कर गया, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है यानी कि हेड और ये वाला जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? वो अपनी पोजीशन पे, उस पर फोर्स तो लगा नहीं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में ही रहेगा, तो वो पीछे की डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपने देखा होगा डिटैचमेंट ऑफ द लीव्स फ्रॉम द ट्री, यानी कि पत्तियाँ जो होती हैं ट्री से, ट्री के जो ब्रांचेस हैं वहाँ से अलग होती हैं। क्यों अलग हो जाती हैं? ठीक है, कहने का मतलब हवा चलती है तो अलग क्यों हो जाती हैं? वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। यानी कि बेसिकली वो क्या होते हैं, देखिए इनर्शिया पहचानने का सबसे अच्छा सिंपल तरीका है कि बॉडी मोशन में आने से पहले अगर हम कोई भी बॉडी आपको मूविंग यानी कि उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या कर रहा है, सबसे पहले ये देखिए कि वो फोर्स उसको क्या कर रहा है, उसको मोशन में ला रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, या उसको रेस्ट में ला रहा है। ठीक है, तो अगर वो उसको रेस्ट में ला रहा है तो रेस्ट में लाने से पहले यानी कि बॉडी किस में रही होगी, मोशन में रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि बॉडी को मोशन में ला रहा है, जो भी हम अब फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स उस बॉडी को मोशन में ला रहा है, तो मोशन में ला रहा है तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्योंकि उस मोशन में ला रहा है इसका मतलब बॉडी पहले रेस्ट में रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह से अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, अचानक से फोर्स लगा करके टर्न कर दिया, जैसे आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, तो अचानक से टर्न जब आता है तो अचानक से जैसे ही कार टर्न होती है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होते हो, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में आप गिरते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका डायरेक्शन तो सीधे है, आपकी बॉडी को पता है कि हम इस डायरेक्शन में हैं, ठीक है, मोशन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से फोर्स लगा कर नीचे वाले पोर्शन को इधर घुमा दिया, ऊपर वाले पोर्शन पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो ऊपर वाला पोर्शन इधर की तरफ गिरता हुआ फील होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा। फिर उसके बाद से आप क्या करोगे, इंटरनल फोर्स लगा करके और उसको वापस अपनी पोजीशन पर लाते हो, जिसकी वजह से उस डायरेक्शन में मूव करा देते हो, यानी कि वो अगेन अब उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या ध्यान रखने हैं कि बॉडी के ऊपर जो हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो उस बॉडी के क्या फैक्टर, कौन से फैक्टर को चेंज कर रहा है, यानी कि बॉडी को रेस्ट में ला रहा है या बॉडी को मोशन में ला रहा है या बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर रेस्ट में ला रहा है तो ध्यान रखिएगा कि अगर रेस्ट में ला रहा है, बॉडी को रेस्ट में ला रहा है,
इसका मतलब कि उससे पहले बॉडी किस में रही होगी, मोशन में, तो वहाँ पे जो इनर्शिया होगी वो क्या होगी, इनर्शिया ऑफ मोशन होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर बॉडी को मोशन में ला रहा है, ठीक है, और इसका मतलब कि उससे पहले बॉडी किस में रही होगी, रेस्ट में रही होगी, यानी कि फोर्स जो हमने दिया है वो उसको मोशन में लाने का काम कर रहा है, मतलब कि उससे पहले बॉडी रेस्ट में रही होगी, तो वो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, टर्न ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जो बॉडी है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब मूव करना चाह रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बेसिकली 3 टाइप्स के इनर्शियाज होते हैं। इसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं। ठीक है, आइए उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टॉपिक के बाद इंटेक्स क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। एक रबर बॉल है और एक स्टोन सेम साइज़ का ले लिया। मान लिया इतना बड़ा रबर का बॉल ले लिया, इतना ही बड़ा जो है स्टोन ले लिया। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है रबर हल्का होगा, यानी कि रबर का मास कम होगा स्टोन की कंपेरिजन में, तो इसका मतलब स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है। अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन, बाइसिकल और ट्रेन में अगर देखें तो भाई जाहिर सी बात है मास किसका ज़्यादा होगा, बाइसिकल का मास कम होगा, ट्रेन का मास ज़्यादा होगा, इसका मतलब ट्रेन का इनर्शिया जो है ज़्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अ 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। एक 5 रुपये का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है, तो दोनों में आप देखेंगे कौन ज़्यादा हैवी होता है, मास किसका ज़्यादा होता है, 5 रुपीज़ कॉइन का जो है मास जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 5 रुपी कॉइन का जब मास ज़्यादा होता है इसका मतलब उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball changes. A football player kicks a football to another player of his team. एक फुटबॉल प्लेयर ने किक किया दूसरे फुटबॉल प्लेयर को, ध्यान से देखिएगा, एक ने किक किया। A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football. ये किक किया, बॉल यहाँ आई और उसके बाद से इसने अगेन किक किया टुवर्ड्स द गोल, और इसने किधर की तरफ, गोल की तरफ किक किया। कह रहा है फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, यानी किसने इसके पास किक किया, और उसके बाद कह रहा है हु किक द टुवर्ड्स द गोल, द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल। यहाँ पर जो है गोल कीपर है उसने बॉल को कलेक्ट किया, रोक लिया ऐसे। ठीक है, और रोकने के बाद कलेक्ट द बॉल एंड किक टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और इसने अगेन इसको किक किया और यहाँ पर इसको अपने टीम के प्लेयर के पास किक किया। आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो देखिए मोशन कब चेंज हो रहा है, तो जैसे ही इसने इसको किक किया तो फर्स्ट टाइम मोशन, ठीक, क्योंकि फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और इसको मोशन में लाया। उसके बाद से इसके पास आया तो सेकंड प्लेयर ने अगेन फोर्स अप्लाई किया, अगेन इसका मोशन चेंज हुआ। ठीक है, उसी तरह से यानी अगेन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब इसके पास आया तो इसने इसको क्या कर लिया, रोक लिया, अगेन इसका मोशन चेंज। रोकने के बाद से इसने फोर्स अप्लाई किया, अगेन इसका मोशन, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी बार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसकी वेलोसिटी चेंज कितनी बार हुई। अगर सिंपली देखा जाए तो पहले केस में आपने क्या देखा, प्लेयर 1 ने चेंज किया, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी किक करके प्लेयर 1 ने चेंज किया, फिर उसके बाद से प्लेयर 2 ने चेंज किया, फिर प्लेयर 3 की अगर बात करें यानी कि गोलकीपर की बात करें तो गोलकीपर ने जब इसको कलेक्ट किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, फिर उसके बाद से उसने जब किक किया दूसरे प्लेयर के पास तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो इस तरह से यहाँ पे 4 केसेस आपके बनेंगे वेलोसिटी चेंज होने के। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी विग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। यानी कि जो
ट्री की ब्रांचेज हैं, पेड़ है, उसको बहुत तेज़ी से अगर आप हिलाइए तो क्या होता है कि कुछ जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि पहले क्या था, जब हमने हिलाया यानी कि उसको शेक किया, शेक करने के लिए हमने फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से पहले जो वो लीव्स थी वो किस कंडीशन में थी? रेस्ट कंडीशन में थी। जब रेस्ट कंडीशन में, लीव्स भी रेस्ट कंडीशन में, ब्रांच भी रेस्ट कंडीशन में, तो जैसे ही हमने ब्रांच पे फोर्स लगाया यानी कि ब्रांचेस क्या आ गए? मोशन में आ गए, यानी कि लीव्स जो है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को रेजिस्ट करना चाहेंगी। यानी कि जैसे ये मान लीजिए ब्रांचेज हैं, हमने इस ब्रांच को मूव कराया, लीव्स अभी यहीं पे है, तो ये क्या हो गया? इनके बीच में यानी कि रिलेटिव मोशन होगा, जिसकी वजह से ये डिटैच हो जाती हैं, यानी कि पत्तियां टूट करके गिरने लगती हैं। तो इसका आंसर सीधे क्या होगा? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इट हैपेंस सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल्स बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट? तो अभी हमने बताया कि जब रेस्ट से एक्सीलरेट होती है यानी कि बस चलना शुरू होती है, तो उस केस में हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और अचानक से ड्राइवर ने मान लीजिए ब्रेक अप्लाई किया, तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि हमारी बॉडी मोशन में थी, पूरी कंप्लीट बॉडी मोशन में आ गई थी, और उसके बाद से ब्रेक अप्लाई करते हैं यानी कि फोर्स जो है हमारे लोअर पार्ट पे, यानी कि लोअर पार्ट बस के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट था, यानी कि बस को फोर्स लगा करके रोका गया, तो हमारा लोअर पार्ट तो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लगा था। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन की डायरेक्शन में ही था, यानी कि वो आगे की तरफ मूव ही कर रहा था, तो इस वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल होने का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होने का क्या रीज़न है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल होने का जो रीज़न है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कारपेट से डस्ट पार्टिकल्स को बीट करके कैसे निकाल देते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल कैसे अलग हो जाते हैं जब कारपेट को हम डंडे से या किसी स्टिक से बीट करते हैं। तो इसका भी क्या है? आपका इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब बीट करते हैं, जैसे कारपेट है तो कारपेट क्या है? अभी रेस्ट में है, तो जब हम बीट करते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं तो कारपेट क्या हो जाता है? मूव कर जाता है नीचे, और डस्ट पार्टिकल वहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रह जाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो क्या होता है कि इस तरह से वो अलग हो जाते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वहाँ से अलग हो जाते हैं, कारपेट से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो इनर्शिया का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि इनर्शिया के सारे टाइप्स कवर हो गए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, और मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।